नमस्कार। स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। टीम ओगी द्वारा स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है, जिसकी रूपरेखा उन्नत कृषि अभियान परिषद के संस्थापक श्री आकाश चौरसिया जी के मार्गदर्शन में की गई है। मेरा नाम कीर्ति मौर्य है। मैं ओगी टीम का हिस्सा हूँ। वेबिनार श्रृंखला में 9 विषयों पर चर्चा होगी। आज इस श्रृंखला का पहला वेबिनार है और हर शनिवार शाम 5 बजे वेबिनार का समय निर्धारित किया गया है। इस वेबिनार श्रृंखला को शुरू करने के पीछे हमारे 2 उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वावलंबन के संदर्भ में चल रहे प्रयासों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना और दूसरा, स्वावलंबी जीवन शैली को अपनाने के लिए हम कौन से छोटे-छोटे बदलाव अपने व्यवहार में लाएं और इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचाएं। आज के वेबिनार का विषय है स्वावलंबन। दोस्तों, अक्सर स्वावलंबन को हम अपनी आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखते हैं। यानी कुछ खरीदने के लिए अगर मुझे प्राइस टैग नहीं देखना है, तो मैं स्वावलंबी हूँ। लेकिन आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, भोजन के लिए तो हमें किसान पर निर्भर होना होता है। स्वास्थ्य संकटों के लिए भी हमें स्वास्थ्य संकटों के निदान के लिए भी हमें मेडिकल संस्थानों पर निर्भर होना पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्वावलंबी का कोई अर्थ ही नहीं है हमारे लिए। एक व्यक्ति के लिए स्वावलंबन का मतलब है निर्णय लेने के लिए अपने विवेक पर निर्भरता, समझने के लिए अपनी दृष्टि पर निर्भरता और अपने जीवन के मार्ग को तलाशने के लिए अपनी चेतना और अपनी बुद्धि पर निर्भरता। स्वावलंबन किसी एक के स्वावलंबी होने से नहीं है। जैसे एक सफल व्यक्ति के पीछे पूरे परिवार का सहयोग होता है और परिवार को संभालना उस सफल व्यक्ति का दायित्व। यही रिश्ता शहर और गांव का होना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप लोगों ने हमारे एक्सपर्ट से जो प्रश्न किए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस वेबिनार में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स का आप लोगों से परिचय तथा कार्यक्रम के आगे का संचालन हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्री रतन मनीलाल जी करेंगे। रतन मनीलाल जी एक जाने माने पत्रकार व जनसंचार विशेषज्ञ हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ और दैनिक भास्कर में संपादन के पद पर काम किया है। समाचार संपादन, समाचार विश्लेषण, स्तंभ लेखन, संपादकीय विशेष टिप्पणी, पुस्तक संपादन और सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान है। वर्तमान में वे देश के कई प्रख्यात समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेबसाइट आदि में नियमित रूप से लिखते हैं। कई विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और मीडिया संस्थानों में सलाहकार हैं तथा टेलीविजन चैनल पर भी विशेष टिप्पणीकार के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार सागर जी और सभी उपस्थित लोगों का बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत आभार। मैं रतन मणिलाल आप सबका इस महत्वपूर्ण और टाइमली वेबिनार में स्वागत करता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे इतने प्रख्यात विशेषज्ञों और पार्टिसिपेंट से मुझे परिचित होने का अवसर मिला है। मैं कार्यक्रम के शुरुआत में ही कीर्ति मौर्य जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ उपस्थित रहने का और आप सबसे बात करके आपको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का अवसर दिया। जैसा कीर्ति जी ने बताया, मैं एक पत्रकार और संपादक हूँ और हिंदी और अंग्रेजी के तमाम सारे न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स में काम करने के बाद अब मैं एक स्वतंत्र एडिटर और पब्लिशर के रूप में काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस विषय पर भी मुझे एक प्रोग्राम में सम्मिलित होने का और आप सबको जोड़ने का मौका मिला है। आज के
इस वेबिनार श्रृंखला का विषय है स्वावलंबन का ताना बाना। और जैसा कीर्ति जी ने बताया, इसकी रूपरेखा उन्नत कृषि अभियान परिषद के श्री आकाश चौरसिया जी के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वावलंबन के इस ताने बाने को बुनने का यह प्रयास पूरी तरह से सफल होगा और हम सबको कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। इस वेबिनार श्रृंखला के पहले चैप्टर का, पहले अध्याय का विषय है स्वावलंबन या सस्टेनेबिलिटी। और मैं इस कार्यक्रम के पहले वक्ता श्री सागर वीरा जी को आमंत्रित करता हूं। सागर वीरा जी आई लव नेचर नाम की एक पहल के संस्थापक हैं, जिसके माध्यम से वे लोगों को ऐसी जीवन शैली की ओर प्रेरित करते हैं जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहे। और वे कुछ वर्ष पहले रिवर मार्च नाम के एक ऐसे महत्वपूर्ण अभियान से जुड़े थे जिसमें नदियों के स्वास्थ्य, नदियों की उपयोगिता और हमारे जीवन में नदियों के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई गई। और आज वे रिवर मार्च की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं। स्वावलंबी जीवन के लिए लोगों को उनके दैनिक जीवन में प्रकृति की भूमिका कैसे बढ़ाएं, इस पर उनका विशेष फोकस रहता है। सागर जी, आपका स्वागत है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब आप स्वावलंबन को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसके बारे में अपने विचार हम सब प्रतिभागियों के सामने रखें और हमें यह बताएं कि आखिर स्वावलंबन से आज के माहौल में हम क्या समझते हैं और क्या इससे हम अपने जीवन को आने वाले चैलेंजेस के लिए और बेहतर बना सकते हैं। सागर जी, आप का स्वागत है। आप कृपया अपना एड्रेस शुरू करें। नमस्कार, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से। बढ़िया। सबसे पहले रत्नमणि जी, शुक्रिया बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए। कीर्ति जी एंड पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, आप सभी लोगों का खूब खूब शुक्रिया कि आप इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो इनिशिएट करते हैं और मुझे मौका दिया इस बारे में बात करने के लिए। जैसे रत्नमणि जी ने बताया, आज मैं कुछ मेरे विचार प्रकट करना चाहूँगा सस्टेनेबिलिटी यानी स्वावलंबन को लेके। ये क्या होता है, इसमें किस तरह के भ्रम होते हैं लोगों के दिमाग में कई बार, और इस तरह की अगर हमें जिंदगी जीनी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सस्टेनेबिलिटी यानी स्वावलंबन क्या होता है। जैसे कीर्ति जी बता रहे थे कि काफ़ी लोग इसको जोड़ते हैं सिर्फ प्राइस टैग के बारे में, कि जो सस्ता है वो सस्टेनेबल है। ज़रूरी नहीं है, ये एक भ्रम है, ये शायद एक मिसकंसेप्शन है जो हमारे दिमाग में रहता है। तो ये सस्टेनेबल या स्वावलंबन है क्या? अगर एकदम आसान शब्दों में कहा जाए तो इस तरह की जिंदगी जियो कि आपके आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भी आपकी तरह ही या आपसे अच्छी जिंदगी जी सके। ना, ये अच्छी जिंदगी का डेफिनेशन क्या होता है? ये अच्छी जिंदगी का डेफिनेशन यानी ज्यादा ऐशो आराम नहीं है, राइट? जरूरी नहीं है कि अगर आने वाली पीढ़ी के पास आपसे ज्यादा पैसे हैं तो आप वो सुखी हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। ये एक स्वावलंबन है कि जिस तरह की क्वालिटी लाइफ हमारे परदादा जी रहे थे, राइट? खुशनुमा आबो हवा थी, शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी था। क्या वही नेचुरल चीजें जो है, क्या वही प्राकृतिक चीजें, क्या वही स्वास्थ्य की चीजें हैं, क्या हम जी पा रहे हैं और क्या हमारी आने वाली पीढ़ी जी पाएगी कि नहीं? तो वो एक स्वावलंबन है। जैसे हम लोग क्वालिटी, जैसे हमारे सभी के घर में हमारे माता पिता दादा दीदी रहेंगे। काफी बार हमने सुना होगा कि नहीं, हमारे जमाने में जो हवा थी या तो हमारे जमाने में जो खाद्य पदार्थ की क्वालिटी थी या जो जिस प्रकार के गेहूं थे, जिस प्रकार के फल फ्रूट आते थे, उस तरह की क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। वो एक डिटोरिएट हो रहा है, वो हमें ध्यान देना है। तो स्वावलंबन इस तरह से जीना है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं उससे भी अच्छी या तो सेम जिंदगी हमारी आने वाली पीढ़ी जी सके, बिना किसी ज्यादा तकलीफ के, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। जितना शुद्ध जल हम पी रहे हैं उतना ही शुद्ध जल या तो उससे अच्छा हमारी आने वाली पीढ़ी पिए। जितने अच्छे तरह के खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, जितनी अच्छी हवा में हम सांस ले रहे हैं,
वही हमारी आने वाली पीढ़ी या उससे आगे कर पाए। सो वो एक स्वावलंबन की परिभाषा है। कुछ लोगों को उसमें भ्रम होता है कि यानी स्वावलंबन जिंदगी यानी बोरिंग जिंदगी होती है, उसमें कुछ ज्यादा मजा नहीं आता है, महंगा पड़ता है। नहीं, ये सब भ्रम है। जितना आप स्वावलंबी बनेंगे उतना आप कुदरत के और करीब जाएंगे, और हम सब जानते हैं कि जितना हम कुदरत के करीब जाते हैं उतना ही हमारी जिंदगी अच्छी होती है। क्यों ऐसा है कि जब हम किसी भी छुट्टियों पे जाने का विचार करते हैं, हॉलीडेज पे जाने का विचार करते हैं, तो सबसे पहले हमारी नजर प्रकृति की ओर जाती है कि चलो किसी हिल स्टेशन पे जाएं, चलो किसी नदी नाले के पास जाएं, चलो किसी समंदर के किनारे जाएं, क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा सुकून मिलता है, वहां पे ज्यादा हमारा माइंड फ्रेश होता है। सो जितना आप प्रकृति के करीब जाएंगे उतनी आपकी जिंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ती जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है या तो आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, भौतिक सुख की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट शारीरिक और मानसिक सुख की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी चीज को लेके हमने एक आई लव नेचर एज ए इनिशिएटिव शुरू किया। हमारा उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें कि आप स्वावलंबी जिंदगी जिए। अभी ये स्वावलंबी जिंदगी के दो दो पहलू होते हैं। एक तो होता है कि कुदरत ने जो हमें दिया है उसका हम जितना हो सके उतना ज्यादा से कम इस्तेमाल करें, और उस चीजों में अगर हम बढ़ावा कर सकते हैं तो कुदरत ने जो हमें पानी दिया है, कुदरत ने जो हमें फल फूल दिए हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, जो जो पहाड़ पर्वत नदी नाले दिए हैं, उसको हम कितने ज्यादा से ज्यादा तरह से प्रोटेक्ट करें, कितना कम उसमें इस्तेमाल करें ताकि वो कुदरत को हम नुकसान ना पहुंचाएं। और दूसरा होता है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली क्या है, सही सरल भाषा में अगर हम बोले तो प्रकृति में हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उससे जो हमारा ओजोन लेयर है, उससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो बहुत नुकसान पहुंचता है। और इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कम रिलीज करें उतना अच्छा है। जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं इसमें कार्बन फुटप्रिंट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी जहरीले गैस रिलीज होते हैं, कोई भी एक्टिविटी हम लें, चाहे हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, चाहे हम कपड़ा बनाते हैं, चाहे हम कोई भी मशीन इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज में ऊर्जा का कन्वर्जन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। बाकी सारे गैसेस भी रिलीज होते हैं, जैसे अगर हम गाय का गोबर वगैरह बात करें उसमें मीथेन गैस वगैरह होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसीलिए हम लोगों को समझने में आसानी हो, इसीलिए वैज्ञानिक लोगों ने इसे कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बन फुटप्रिंट के जरिए हमें प्रस्तुत किया है। अगर 100 ग्राम जहरीली गैस हमारी आबोहवा में रिलीज होती है तो करीबन 75 से 78% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाकी जो होता है वो मिथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उस सब तरह के गैस होते हैं। कुछ सारी गैसें काफी डेंजरस भी होते हैं, जैसे मीथेन गैस है जो गोबर से या तो हमारे मल से निकलती है, वो बहुत ही घातक होती है, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ मीथेन यानी 1 ग्राम मीथेन जो है वो 25 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जितना नुकसान पहुंचाता है। तो ये सभी कैलकुलेशंस को वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट में, और उसे फिर नाम दिया जाता है कार्बन फुटप्रिंट। यानी हमारा कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। अगर सीधी भाषा में कोई अगर पूछेगा कि आपका कार्बन फुटप्रिंट क्या है, और अगर मैं बोलता हूं कि मेरा कार्बन फुटप्रिंट 2 टन है यानी 2000 किलो है, तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज मैं करता हूं सुबह से लेके रात तक, राइट, 24 घंटे में मैं जितने भी काम करता हूं उस काम के दौरान पूरे साल भर में मैं 2000 किलो यानी 2 टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता हूं, राइट। सुबह में उठते ही मैं लाइट जलाता हूं तो बिजली कोयले से प्रस्तुत पैदा होती है, वो कोयला जनता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मैं ब्रश करता हूं तो जो टूथब्रश है वो प्लास्टिक से बना है या तो बाम्बू ट्री से बना है, लेकिन उसको बनाने में मशीनरीज लगी हैं, वो ट्रांसपोर्ट हुआ है मैन्युफैक्चरर से मेरे घर तक, उसमें कुछ एक्टिविटीज हुई है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। जो मैं खाना खाता हूँ उसमें भी एक्टिविटीज में जनरेट होता है। अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरी खुद की गाड़ी है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है क्योंकि मैं ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता हूँ। अगर मैं साइकिल से जाता हूँ तो वो जो साइकिल बनाने में जो लोहा लगा है या तो जो इलेक्ट्रिसिटी लगी है वो कार्बन फुटप्रिंट में गिना जाता है। अगर मैं पैदल चलता हूँ तो वो बहुत कम हो जाता है।
तो इन सारी चीजों को लेके कार्बन फुटप्रिंट का कैलकुलेशन किया जाता है और पता चलता है। अभी अगर आपको पता करना है कि कार्बन फुटप्रिंट कितना है आपका, राइट, तो अगर आप गूगल में टाइप करेंगे onlyplanet.in करके एक वेबसाइट है जहां पे आप अपना खुद का कार्बन फुटप्रिंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर आप टाइप करेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिलेंगे आपको जो आपको वर्ल्ड की एवरेज से आपका फुटप्रिंट कैलकुलेट करेगी। अगर मोटा मोटी बताया जाए कि एज अ भारत देश, इंडिया का हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 1.7 टन है, यानी हर एक इंडिविजुअल आदमी इंडिया का 1700 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। सुनने में ये शायद कम लगे, लेकिन क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड में सबसे सेकंड लार्जेस्ट कार्बन फुटप्रिंट हम लोग क्रिएट करते हैं। अगर हमारी तुलना में हम किसी यूरोपियन कंट्री या तो अमेरिकन कंट्री की बात करें तो उनका कार्बन फुटप्रिंट है 15 से 17 टन, यानी हमारे से 10 से 12 गुना ज्यादा, जो एक बहुत चिंता का विषय है। बट क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम है, जगह ज्यादा है, तो इतना ओवरऑल इंपैक्ट नहीं आता। लेकिन जब हम प्रति व्यक्ति अगर देखने जाएं तो वो बहुत सारा डेंजरस है, और वहां पे काफी लोग अभी कॉन्शियसली कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें 1700 किलोग्राम वो हमारा एवरेज है, लेकिन जो हम लोग सब लोग इस कॉल में ज्वाइन हुए हैं, हमारा डिपेंडिंग, अगर हम हवाई यात्रा नहीं करते हैं तो शहरी लोगों का करीबन 3.5 से 4 टन जितना होता है। अगर हम हवाई यात्रा करते हैं तो हमारा 5 से 10 टन तक हो सकता है, जो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है, और हमें कोशिश करनी है कि इसको कम करना है। अभी इसके बाद आपका सवाल होगा कि ये तो आपने बताया अच्छी बात है, लेकिन इसको हम कम कैसे करें, क्या चीजें हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि जहां पे भी कारखाने हैं, जहां पे भी औद्योगिक प्रोडक्शन वगैरह है, वहां पे कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। नहीं, वो गलत बात है, वो एक जरिया है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है कार्बन फुटप्रिंट का हम एज अ कंज्यूमर, एज अ ग्राहक, क्योंकि जितना हम लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं उतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। तो अगर हम हमारे जीवन में थोड़ा बदलाव लाएं तो काफी सारी चीजें कम हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि ये हम कॉम्प्रोमाइज करें, नहीं, हम उसी तरह की जिंदगी, उससे शायद बेहतर जिंदगी भी हम लोग जी सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको 6 मंत्र देता हूं, राइट। ये 6 मंत्र अगर आप फॉलो करते हैं तो बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज के आपकी जिंदगी में आप सस्टेनेबिलिटी की ओर जा सकते हैं। और सबसे बड़ा सस्टेनेबिलिटी का फायदा यह है कि ना ही सिर्फ पर्यावरण को बचाता है, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में भी बहुत ज्यादा बढ़ावा करता है। अगर मैं एवरेज पॉपुलेशन देखूं, अगर शहरी लाइफस्टाइल देखूं मैं, और अगर आपका सालाना घर का खर्चा करीबन लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 या 6 लाख रुपए होता है, अगर आप सस्टेनेबिलिटी करते हैं तो उसमें आप 75,000 से 1 लाख रुपए तक का आप सेविंग कर सकते हैं। सो ना ही सिर्फ आप पर्यावरण को बेनिफिट करेंगे, बट आपकी भौतिक, आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी ये सस्टेनेबिलिटी से इंप्रूव हो सकती है। तो क्या करना है इसके लिए? आपको सिर्फ ये 6 मंत्र याद रखना है। सबसे पहला है रिफ्यूज, यानी मना कीजिए। कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं तो पहले 2 बार 3 बार सोचिए कि ये चीज क्या मुझे सबसे जरूरी है। आजकल के माहौल में हम एक दूसरे की देखा देखी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजें का हम उपभोक्ता बनते हैं। मेरे पड़ोसी ने ये लिया, मेरे मित्र ने ये लिया, किसी ने नई गाड़ी ली, किसी ने नई बाइक ली, किसी ने नई साड़ी ली। उन सब चीजों को देख के हम लोग एक नई और चीज लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। या तो आज मेरा बर्थडे है, या तो आज मुझे किसी की शादी में जाना है, मैंने पिछली वाली ड्रेस तो पहले पहनी थी, अभी वही ड्रेस मैं दूसरी बार कैसे पहन सकती हूँ या कैसे पहन सकता हूँ। इन सब चीजों को सोच के हम लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, राइट। अगर आपके पास जो चीजें हैं वो अच्छी हैं, आपकी जरूरत नहीं है, तो नई चीजें मत खरीदिए। उससे 2 बार पहले सोचिए आप क्या मुझे खरीदना है। अगर एकदम अति आवश्यक हो, उसके बिना अगर आपका नहीं चल सकता है, तभी आप वो चीज खरीदिए, राइट। कई बार नई चीजें खरीदने के बजाय आप अपने मित्र, सहेली, पड़ोसी से बोरो भी कर सकते हैं, उधार भी मांग सकते हैं, और अपनी चीजें उधार दे भी सकते हैं। तो उसको बढ़ावा दीजिए। तो वो हो गया सबसे पहले रिफ्यूज। दूसरा हो गया रिड्यूस। कई सारी चीजें होती है कि जिसको मना नहीं कर सकते, राइट। जरूरी है कि वो चीज मुझे खरीदनी ही है, तो क्या मैं वो कम खरीदता हूं।
तो जैसे अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल लें कि कोरोना के काल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना दिक्कत है, तो लोगों ने सोचा कि नहीं, मुझे शायद अपना खुद का ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए। तो गाड़ी के बजाय क्या मैं बाइक से काम नहीं चला सकता? बाइक के बजाय क्या मैं साइकिल से काम नहीं चला सकता? तो इस तरह से आप सोचिए कि उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहले यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर समझो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं शावर में क्यों ना हूं, फवारे में क्यों ना हूं, मैं बकेट में नहीं नहा सकता? अगर मैं एक पूरा बकेट भर के पानी यूज कर रहा हूं, तो क्या मैं आधी बकेट में नहीं कर सकता? इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, हम लोग घर में रहते हैं, काफी सारी बिजली हम लोग जलाते हैं। आजकल ट्रेंड चला है कि घर में पहले हम एक ट्यूबलाइट से काम चलाते थे, आज स्पॉटलाइट हो गया, एलईडी लाइट्स हो गया, हर एक जगह लाइट हो गया, 6-6, 7-7 लाइट हम कर रहे हैं। सो क्या इतना जरूरी है? क्या मैं एक लाइट से काम नहीं चला सकता? क्या मैं कम बिजली इस्तेमाल कर सकता हूं? तो कम चीजों का इस्तेमाल कीजिए, तो वो हो गया रिड्यूस। थर्ड होता है रीयूज, कि काफी सारी चीजें हम कुछ एक पर्पज के लिए खरीदते हैं, लेकिन उसका हम दूसरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगर आप लोगों ने लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई चीज खरीदी जो प्लास्टिक कवर में रैप होके आई है, तो उसका प्लास्टिक कवर निकाल लीजिए और अपनी किताब पे अगर आप जलाना चाहें तो उधर इस्तेमाल कर दीजिए, राइट। जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं, तो खाना बनने के बाद हमारे जो फल है, हमारे जो साग भाजी हैं, उसकी छाल हम फेंक देते हैं, वो कचरा हम फेंक देते हैं। क्या मैं उससे कंपोस्ट बना सकता हूँ, रीयूज करके मैं अपने पौधों को दे सकता हूँ? तो उस तरह से हम यूज कर सकते हैं, राइट। कई बार हम हमारे घर पे कोई आया, हमको कपड़े की थैली में या कुछ चीज में गिफ्ट दी, तो वही चीजें कि मैं यूज कर सकता हूँ। किसी ने अगर हमें गिफ्ट दिया, उसका गिफ्ट रैपर है, उसको क्या मैं संभाल के रख के जब दूसरे को किसी को गिफ्ट देना है मुझे, क्या उसमें रैप करके दे सकता हूँ? सो काफी सारी चीजें ऐसी है। मेरे कपड़े हैं, राइट, मेरी उम्र बढ़ गई, मेरी हाइट बढ़ गई, क्या मैं वही कपड़े मेरे छोटे भाई को दे सकता हूँ, या तो मेरे बड़े भाई के कपड़े क्या मैं पहन सकता हूँ? तो ये सब रीयूज होता है। तो रीयूज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस दीजिए। अच्छा, रीयूज भी अगर आपने कर लिया फिर भी चीजें खराब हो गई, तो उसको क्या करेंगे हम, राइट? फेक मत दीजिए, उसको आप रिसाइकल कीजिए। रिसाइकल जैसे आप, एक तो बेसिक सिंपल होता है कि मेटल है, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उसको आप ऑथोराइज्ड रिसाइकलर्स को दीजिए, वो उसको रिसाइकलर करके उसी में से नई चीजें बनाएंगे, ताकि नई जो चीजें हमें प्रोड्यूस करने में कष्ट होता है, या तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, या तो कुदरती चीजें खत्म होती हैं, वो कम इस्तेमाल होंगी। तो रिसाइकल आप कीजिए। आपका पानी है वो एक आप बहुत अच्छी तरह से रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में हम जो वॉशरूम्स वगैरह में, या तो पानी जो वेस्ट जाता है, उसको आप एसटीपी प्लांट लगा के उसको आप रिसाइकल कर सकते हैं। वही पानी आप पेल अपने गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, वही पानी आप वॉशरूम में फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो चीजें रिसाइकल कीजिए। जैसे आपने पुराने कपड़े हो गए हैं, राइट, उसको टेलर के पास लेके जाइए, उसमें से 2 पुराने कपड़े बना के वो कुछ नया बना देगा। अगर आपकी साड़ी किसी एक कोने से फट गई है, उसको आप फेंकने के बजाय टेलर के पास लेके जाके उसमें से ड्रेस सिलवा लीजिए। सो काफी सारी चीजें ऐसे आप रिसाइकल कर सकते हैं। उसके बाद हो गया 5वां आर, रेप्लेनिश, यानी आप वापस दीजिए, कुदरत को वापस दीजिए। एज अ इंसान हमारी क्षमता बहुत कम है कि हम कुदरत को कुछ वापस दे सके, लेकिन फिर भी जितना भी हमसे बन सकता है, अभी आप किस तरह से वापस दे सकते हैं कुदरत को? सबसे पहले जितना ज्यादा हो सकता है उतने पेड़ पौधे लगाइए। जितने पेड़ पौधे ज्यादा लगेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सोचेंगे वो लोग, उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो ये एक हम कुदरत को ऑक्सीजन वापस दे सकते हैं, राइट। दूसरा होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश का सीजन है, कितने सारे बरसात तो बहुत पड़ती है, लेकिन क्योंकि उस पानी का हम सही तरह से संचय नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग को दुकाल पड़ता है, अकाल पड़ता है, पानी की शॉर्टेजेस होती है, राइट। अगर आपके बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हैं, उसमें आप बड़े टैंक्स बना के वाटर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके छोटे इंडिपेंडेंट घर है, अपने घर में आप एक बढ़िया सा टंकी लगा सकते हैं, जैसे मेरे गांव में किया है, जहां पे मैंने एक बड़ी टंकी बनाई है 6000 लीटर की। उसमें हम लोग बारिश का पानी स्टोर करते हैं, जो हमें पूरे साल भर पीने के लिए काम आता है। तो हम हमारे गांव का जो तालाब है उसमें से पानी नहीं लेते हैं पीने के लिए, लेकिन यही पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर सब लोग उस तरह से इस्तेमाल करना चाहे, कितना भी छोटा हो, आप ये मत सोचिए कि बड़ा हो या छोटा हो, कितना भी छोटा हो। हाँ जी। हाँ हाँ सागर रत्नमणि जी, जी। समय बस हमारे पास थोड़ा यस, लिमिटेड है, 1 तो मिनट है, यस।
प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट में आप वाइंड अप कर जी जी जी, ये लास्ट है। सो उसका आप इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट हमारा जो आर है वो है रेज योर वॉइस, यानी अपनी आवाज उठाइए, सही कामों के लिए आवाज उठाइए। मैं नहीं ये नहीं कहता कि आप बंड कीजिए, आप दादागिरी कीजिए, आप शैतानी कीजिए, नहीं, लेकिन कायदे से आवाज उठाइए। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम में हमारे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ट्विटर है, ईमेल है। अगर आपको कुछ लगता है गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट को शिकायत कीजिए। थोड़ी देर लगेगी लेकिन हाँ वो रिजॉल्व होगी। उसी तरह से आपके मित्र जो है उनको इन्फ्लुएंस कीजिए अच्छी अच्छी चीजों के बारे में आकर्षित होने के लिए। सो ये जो 6 R है, पहला है रिफ्यूज, मना कीजिए। दूसरा है रिड्यूस, यानी कम इस्तेमाल कीजिए। तीसरा है रीयूज, यानी एक ही चीज को बार बार यूज कीजिए। चौथा है रिसाइकल कीजिए। पांचवा है रेप्लेनिश। और छठा है आपकी आवाज उठाइए। तो ये 6 चीजें अगर आप आपकी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, ये 6 R को फॉलो कीजिए। और अगर वो होता है तो आप निश्चिंत ही प्रकृति की और करीब जाएंगे। निश्चित ही आपका जिंदगी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल, स्वावलंबी होते जाएगा। और लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, राइट? तो आप फिक्र मत कीजिए कि एक दिन में मुझे पूरा चेंज होना है, नहीं। ये एक जर्नी है, हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा करना है। आने वाले दिन में हमें आज से बेहतर होना है। सो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते जाइए, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाइए, और आप देखेंगे कि 1-1.5 साल में आपकी जिंदगी बहुत चेंज हो गई होगी। तो इसी के साथ मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। रत्नमणि जी एंड कीर्ति जी एंड ऑर्गेनाइजिंग टीम, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड अपॉलॉजीज अगर मैंने थोड़ा ओवरशूट कर दिया टाइम को। थैंक यू सागर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी टाइमली एडवाइस। मुझे बहुत खुशी है कि आपसे बात करके आपके विचार सुनने का मुझे मौका मिला। और कृपया आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी देर के जी बाद हम आपके वक्तव्य से जुड़े हुए सवाल आप तक पहुंचाएंगे और आपसे जवाब की अपेक्षा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा सागर जी। जी तो सभी प्रतिभागियों को मैं अब परिचित कराना चाहूंगा इस वेबिनार के अगले वक्ता श्री आकाश चौरसिया जी से। आकाश जी मध्य प्रदेश के एक कृषक परिवार से हैं और वे पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन तमाम सारे सामाजिक समस्याओं को देखते हुए उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने का फैसला किया। अपनी संस्था उन्नत कृषि अभियान परिषद के माध्यम से वे पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा से लोगों को, खासतौर पे युवाओं को उन्नत कृषि सिखा रहे हैं और उन्होंने खेती करने, खाद बनाने, मिट्टी और पानी बचाने और कई किस्मों के बीजों को संरक्षित करने जैसे कई उल्लेखनीय काम किए हैं, जिसके लिए उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। आकाश जी, आपका स्वागत है और आप का अभिवादन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपके इस पार्टिसिपेशन से हमारे सभी उन लोगों को जो जुड़े हुए हैं उनको कुछ आपके बारे में और आपके काम के बारे में कुछ नई चीज सुनने का मौका मिलेगा। आकाश जी, कृपया अपना वक्तव्य दें। नमस्कार। लोगों के नाम लेना संभव नहीं है। मैं इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा में जितने भी लोग काफी लंबे अरसे से कार्य कर रहे थे, चाहे वो मंच का संचालन हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हों, चाहे वक्ता हों, जो भी टीम थी उस सारी टीम के लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि समाज के बीच में आज उन्होंने एक नया पक्ष रखने का मौका दिया। हम लोग काफी चीजों पर भाषण सुनते हैं, काफी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो थोड़ा बहुत ही अलग टाइप का है। अपने जो इसका टाइटल है पूरे प्रोग्राम का, स्वावलंबन का ताना बाना, ये एक अजीब टाइप का मतलब शब्द है। ऐसा कहीं हमें देखने को तो नहीं मिलता, पर सुनने को मिलता है, या फिर कहीं पढ़ने को भी मिलता, पर बहुत कम। मतलब आज आधुनिक एजुकेशन में तो ये चीज हमें कहीं नजर नहीं आती है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ, आकाश चौरसिया, और मैं जो है डॉक्टर बनना चाहता था पर किसान बन गया। और किसान बनने के बाद मैंने बहुत कुछ मिट्टी से सीखा।
और इस नेचर ने मुझे जो सिखाया वो अगले 15 मिनट में 20 मिनट में मैं एक सारांश के रूप में आपके बीच रखूंगा, क्योंकि जो हमारी 10-12 सालों की जो एक सफर था वो एक्सप्लेन करना काफी कठिन है। पर मैं चंद शब्दों से आपको इस स्वावलंबन के ताना बाना सब्जेक्ट पर कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जो कुछ अनुभव, बातें नहीं अनुभव मैं आपके बीच में शेयर करूंगा या समझाने की कोशिश करूंगा, उससे निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो ध्यान से हम उन सारी चीजों को सुनने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। साथियों, हम लोग एक नॉर्मल से शब्द की बात कर रहे हैं, स्वावलंबन, लेकिन इसकी डेप्थ शायद हम लोग एक जन्म, मुझे लगता है कि कम पड़ जाएगा। ये कोई 1 घंटे का विषय नहीं है, कोई 1 दिन का विषय नहीं है, कोई वर्ष भर का विषय नहीं है। इसमें उम्र निकल गई लोगों की, लेकिन इस विषय की डेप्थ तक जो है ना, आज तक कोई नहीं जा पाया। तो फिर आपका सोचना ये होगा कि फिर हम क्यों लगे हैं इसमें। हमें आवश्यक है, जरूरी है, और सारी उम्र नहीं खपानी, हमें कुछ चंद लाइनों को समझना है। कई बार क्या होता है ना, एक हमारे बुजुर्ग कहावत कहते हैं या उनका अनुभव बोलता है कि अगर जिंदगी में कम समय में आपको बहुत कुछ करना है तो आप एक्सपेरिमेंट मत लो, ठीक है। आप दूसरों के एक्सपेरिमेंट को ले लो और उसके बिहाफ पर आप आगे बढ़ो। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का 10 सालों का किसी बात को लेकर अनुभव है और अगर आपने ले लिया, 5 मिनट में उसको अनुसरण कर लिया, तो समझ लो कि 10 सालों का सफर था वो आपने 5 मिनट में तय कर लिया। साथियों, स्वावलंबन के विषय पर जहां तक बातचीत है, अगर इस बात को समझना हो या सीखना हो तो कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझा सकता। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको स्वावलंबन पर कुछ बात बताऊं या स्वावलंबन पर मैं आपको बोलूं कि ये स्वावलंबन है। मैंने जो कुदरत से सीखा है वही मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार कुदरत को झांक के देखिए तो आपको स्वावलंबन समझने आने लग जाएगा। ये गुत्थी जो है वो सुलझने लग जाएगी। आज के आधुनिक युग में हम समझते हैं कि जो हमने संसार में व्यवस्थाएं बनाई हैं उसके कारण हमारी जिंदगी सफल है और उसी के कारण हमारी जिंदगी का जीना भी संभव है। लेकिन ये मात्र इंसान का भ्रम है, या ये कह सकते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं हम ढोकर अपने ऊपर चल रहे हैं। और वो वक्त आ चुका है कि अब वो जो वजन है जो हम अपनी जिंदगी को चलाने के लिए लेकर चल रहे हैं, वो वजन हमसे संभल नहीं रहा है और हमारे पैर लड़खड़ा चुके हैं और अब हमारी हालत काफी गंभीर है। साथियों, स्वावलंबन कुदरत से ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता। अगर आपको स्वावलंबन सीखना है तो कुदरत को आप करीब से देखिए और देखते रहिए और देखते रहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा और जो आपके मन में या शब्द में जो गुत्थी है वो सुलझना चालू हो जाएगी। मैंने आपको नाम लिया कि कुदरत से आपको समझना चाहिए। कुदरत क्या है? कुदरत का मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब होता है जिसमें आपका कोई रोल ना हो। क्योंकि हम नेचर को समझने बैठेंगे फिर वही बात आ जाती है, बहुत लंबा वक्त चाहिए। हमारे पूर्वजों ने उम्र लगा दी नेचर को समझने में, लेकिन वो फिर भी ज्ञान अधूरा है। साथियों, हम नेचर को नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें नेचर को समझना चाहिए। नेचर क्या है? नेचर वो है जिसकी बदौलत आप चलते हैं और आप उस आपका उसमें कोई रोल नहीं होता है। यह मतलब सीधा सीधी बात है, जिस चीज में आपका रोल है उन सारी चीजों को हटा दीजिए, फिर जो बचता है वो नेचर है। साथियों, नेचर का मतलब होता है जिससे हमारी जिंदगी चलती है। जब ब्रह्मांड की संरचना हुई, इस पृथ्वी की संरचना हुई, तब ईश्वर ने क्या बनाया? आप सोच के देखिए जरा, जाइए हजारों लाखों वर्षों पहले चले जाइए, क्या बनाया? हेलीकॉप्टर बनाए थे क्या ब्रह्मांड में सबसे पहले? नहीं। ब्रह्मांड में केवल और केवल 5 एलिमेंट की संरचना हुई। यह पूरा ब्रह्मांड की जो संरचना है वो 5 एलिमेंट से हुई। 5 एलिमेंट में क्या है? अर्थ तत्व है जिसे हम धरती तत्व बोलते हैं, या आसपास की भाषा में या आजकल की भाषा में हम उसे खेती किसानी भी बोल सकते हैं। अर्थ, धरती। दूसरा तत्व बनाया उसने जल, जीवन जिससे संभव होता है, मतलब पानी। तीसरा तत्व उसने बनाया अग्नि, आग, ऊर्जा। चौथा तत्व उसने बनाया वायु, हवा, ठीक है।
और पांचवा तत्व बनाया उसने होली यूनिवर्सल, मतलब आकाश तत्व। 5 तत्व। अब ऐसा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं है, मुझे लगता है, या संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो 5 तत्वों से हटकर हो। मतलब नेचर ने केवल और केवल 5 तत्वों से इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना की। आप कहोगे नहीं कैसे, ये 5 तत्व तो बनाए, पर आप तो ये गलत बोल रहे हैं। ईश्वर ने तो भैंस भी बनाई है, ईश्वर ने तो इंसान भी बनाया है, ईश्वर ने तो पेड़ पौधे भी बनाए, पशु पक्षी भी बनाए, जीव जंतु भी बनाए, बैक्टीरिया भी बनाए। समष्टि में अगर हम जीवों की बात करें तो 84 लाख से भी ज्यादा वेराइटीज बनाई। तो फिर ये बात तो झूठी हो गई। साथियों, ये बात झूठी नहीं है, इसको और डेप्थ से समझने की जरूरत है। मैंने बोला आपको कि नेचर, जो ब्रह्मांड की जो संरचना है, वो 5 एलिमेंट से हुई है। धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश तत्व। अब अगर आप ये कहते हैं कि साहब जो है ना, भैंस तो जो है ना इसका पार्ट नहीं है, या भगवान ने तो भैंस भी बना दी, आप तो कह रहे हैं ये 5 चीजें बनाई हैं, तो भैंस को अंदर से झांक के आप देखो, भैंस को भी 5 तत्वों से ही मिलकर बनाया गया है। इवन अगर आप उसको छोड़ दो, आप अपने आप का एग्जाम्पल ले लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये बात शायद अभी थोड़ी क्लियर नहीं आएगी समझ में। निश्चित ही आप किसी के अंत्येष्टि में जरूर गए होंगे, अंतिम संस्कार में गए होंगे। वहां पर आपस में चर्चाएं होती हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहता है, संसार को त्यागता है, तो हम लोग बड़े आसानी से कुछ चंद शब्दों में कहते हैं कि पंच तत्व में विलीन हो गए। या हम अपने जो शोक पत्र होता है उसमें हम लिखते हैं, हम फलाना फलाना व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो गया। तो ये पंच तत्व क्या है? क्या है ये 5 तत्व? ये वही 5 तत्व हैं जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना। साथियों, ईश्वर ने जो है ना ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट के अलावा कोई भी चीज नहीं बनाई। अगर बनाई है तो आप उसका नाम बता दीजिए, या कहाँ पे भी बनाई है तो उस जगह का नाम बता दीजिए। मतलब ना तो कोई ऐसी जगह है जहां पर संसार में 5 एलिमेंट से कोई छठवां एलिमेंट है, ना ही संसार में कोई ऐसी जगह है जहां पर 5वें से छठवां कोई एलिमेंट है। इसका मतलब यह है कि 5 ही तत्व इस पूरी सृष्टि के निर्माता हैं, और इसी से सारा ब्रह्मांड चलता है। और यही जो एक स्वावलंबन है, वो यहाँ से हमें सीखने को या समझने को मिलता है। अब बात यह है कि जब ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, और हमारा जो शरीर है वो भी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, मतलब हमारा शरीर में भी जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, और जो है आकाश तत्व है। ये सारे तत्वों से मिलकर ये सारी चीजें हैं। अब आप मुझे एक बात बता दो, क्या ब्रह्मांड में जो भी 5 एलिमेंट हैं, इनको किसी की क्या आवश्यकता होती है? देखना, गौर करना आप सभी। हम लोग स्वावलंबन समझने के लिए बैठे हैं कि स्वावलंबन आखिर क्या है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। और मैंने कहा ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये हमें खुद सीखना पड़ेगा। तो कुदरत को समझिए जरा थोड़ा सा। तो एलिमेंट, 5 एलिमेंट को अपने आप को होती है। गौर करिए शब्द को। क्या संसार में जो ब्रह्मांड के 5 एलिमेंट हैं, क्या इन 5 एलिमेंट को का सर्वाइवल बनाए रखने के लिए किसी की आवश्यकता होती है? तो एप्पल हम लोग समझ में आ जाएगा होती है कि वो अपना वजूद बना के रखे। आंसर में शायद कितना भी दिमाग लगा लें, कितना भी वर्ष हम लोग अध्ययन कर लें, आंसर आएगा नहीं। वायु के लिए किसी की आवश्यकता होती है? तो आंसर आएगा नहीं। जल के लिए किसी की आवश्यकता होती है? नहीं, वो अपने आप में सस्टेन है। तो इसका मतलब ये है कि कुदरत जो है ना अपने आप में सस्टेन है, या कुदरत की कोई भी वस्तु किसी के ऊपर निर्भरता नहीं है। किसी की कोई निर्भरता नहीं है। मानसून को किसी की कोई निर्भरता नहीं है कि आप बटन दबाओगे या आपके द्वारा जो मशीन बनाई गई है उसमें आप कुछ करोगे तभी मानसून आएगा। नहीं, का जब वक्त होगा वो अपने आप आएगा। हवा जब चलना ही है वो अपने आप चलेगी। धूप जब निकलनी है तब अपने आप निकलेगी। सारी वस्तुएं जो है, या सारी जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं संसार में, वो सस्टेन है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा पक्ष से समझने की कोशिश करें कि जब इनको ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है और इन्हीं सब चीजों से मिलकर हम बने हैं, तो साहब फिर हमें क्यों ऑपरेशंस की जरूरत है? हमें क्यों ऑपरेशंस की जरूरत है? हमें क्यों हर चीज की जरूरत पड़ती है? सुबह से लेकर शाम तक
हम हर चीज की जरूरत ही फील करते रहते हैं, सारी उम्र जरूरत फील करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उम्र खत्म कर डालते हैं। 50-60 साल ईश्वर हमको जीवन देता है इस धरती पर, जो नेचर ने व्यवस्थाएं बनाई हैं, उन व्यवस्थाओं का भोग करने के लिए देता है, रचनात्मकता करने के लिए देता है। लेकिन हम अपनी ही जरूरतों के चक्कर में पूरी उम्र खत्म कर देते हैं और उस चीज को समझ ही नहीं पाते, और जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं चुपचाप। तो साथियों, कुल मिला के बात यह है, सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि नेचर सस्टेन है। अगर नेचर सस्टेन है, और हमने आपको सबसे पहले नंबर भैंस का एग्जाम्पल दिया, अभी फिर इसके पहले मैंने एक चीज और बताया कि नेचर ने 5 एलिमेंट बनाए हैं टोटल, और इन्हीं 5 एलिमेंट से सारी चीजें बनाई हैं। मतलब जो 84 लाख जीवों की हम बातचीत कर रहे हैं, चिड़िया, मच्छर, मक्खी, पंखी, तितली, सांप, गोहेरा, बिच्छू, बैल इत्यादि, जो भी नाम आप जानते हैं और जिनके भी नाम आप नहीं जानते, वनस्पति, पेड़ पौधे, सारी चीजें, ये भी संसार में है, लेकिन ये कुदरत से ही बनी हुई है। मतलब कुदरत के 5 जो एलिमेंट हैं उनसे ही बनी हुई हैं। आप ऐसे कोई भी पत्ती का नाम बता दो या पौधे का नाम बता दो जिसमें 5 एलिमेंट ना हो, या कोई ऐसा जीव का नाम बता दो, कोई ऐसे जीवाणु का नाम बता दो, या किसी ऐसे जीव का नाम बता दो एलिमेंट से मिलकर ना बना। सीधी सी कहानी है। मतलब सारा खेल 5 एलिमेंट का है, और ये 5 एलिमेंट अपने आप में सस्टेन है। तो फिर हम क्यों नहीं है सस्टेन? अच्छा, ये बात इसलिए कहना पड़ रही है कि हम क्यों नहीं है सस्टेन, क्योंकि बाकी सब सस्टेन है। बाकी सब सस्टेन है। मतलब कुदरत ने 5 एलिमेंट बनाए, या सॉरी, कुदरत नहीं, ब्रह्मांड की संरचना में 5 एलिमेंट ईश्वर ने बनाए, जिससे पूरा संसार चल रहा, सृष्टि चल रही, और उसी से सारी वनस्पतियां, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान बने। और कुदरत अपने आप में सस्टेन है, और कुदरत के द्वारा बनाई गई सारी चीजें सस्टेनेबल हैं, सिवाय इंसान को छोड़कर। अभी आपको मैं बताता हूँ, इंसान को छोड़कर इसलिए बोला क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस संसार में 84 लाख जीवों की संरचना है, जो ईश्वर द्वारा की गई है, जिसमें बैल, भैंस, मक्खी, मच्छर, पंखी, तितली, चिड़िया इत्यादि सभी चीजें हैं। ठीक है। अब इन 84 लाख जीवों में से किसी भी एक जीव का नाम आप बता दो जिसको इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। किसी भी एक जीव का नाम बता दो जिसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती हो। किसी भी एक जीव का नाम बता दो जिसको हार्ट अटैक आता हो। किसी भी एक जीव का नाम बता दो जिसको शुगर होती हो। किसी भी एक जीव का नाम बता दो जो टीवी देखता हो। किसी भी एक जीव का नाम बता दो जो गाड़ी चलाता हो। किसी भी एक जीव का नाम बता दो जो हमारे लिए घर में वस्तुएं सुबह से शाम तक लगती हैं लिविंग के लिए, मतलब जिंदगी जीने के लिए, वो उनके पास हो। देखिए, बात गहराई से समझिएगा। जिंदगी जीने के लिए हमको ठंडा पानी चाहिए तो फ्रिज की आवश्यकता है, पर ठंडा पानी तो इनको भी जरूरत है। या फिर अगर वो हमारे ही इन्वायरमेंट में जिंदा हैं तो इसका ये है कि जब हम उनके लिए जरूरत नहीं है तो हमारे लिए क्यों जरूरत है? सीधी सी बात है। इसका मतलब ये है कि संसार में ईश्वर ने 5 एलिमेंट का निर्माण किया, और इन 5 एलिमेंट से ही ये संसार पूरा चल रहा है, और हमारी जो जिंदगी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर ही बनी है, और जो 5 एलिमेंट हमारे अंदर हैं वो पूरी तरह से सस्टेन है। मतलब कुदरत जब सस्टेन है और कुदरत से ही हम बने हैं तो हम क्यों नहीं सस्टेन है? सीधा सा सवाल जब आप अपने आप से करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी के सारे पन्ने अपने आप खुलते चले जाएंगे। आप रोज पेड़ पौधों को और कुदरत को झांक कर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। संसार में ऐसी कोई भी वनस्पति का नाम बता दो जिसकी बनी हो। कभी सुना कि साहब जो है आज हॉस्पिटल गया हुआ है जरा कराने के लिए? सुना? या फिर किसी भी ऐसे पौधे का नाम सुना जी आज मैंगो को चोट लगी है, उसको जो है गिर गया था? कभी की कोई पेड़ है, नीम का पेड़ है, उसको हार्ट अटैक आया जी आज? नहीं। ये अपने आप में सस्टेन है, इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। संसार में ईश्वर ने 5 चीजों का निर्माण किया। मैं बार बार मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हमको समझ आए कि जो हमने निर्माण किया है इस सब की कोई जरूरत नहीं है। पूरे तामझाम की कोई जरूरत नहीं है जितना हम तामझाम ढोके चल रहे हैं। तो साथियों, जितना हम अपने ऊपर का वजन कम करेंगे उतना ज्यादा हम जो है नेचर से जुड़ने की कोशिश कर पाएंगे, और शायद नेचर के करीब जा पाएंगे और नेचर को समझ भी पाएंगे। क्योंकि नेचर को समझने के लिए
जो हमने बोझ उठा रखा है उसको धीरे धीरे हल्का करना पड़ेगा, तभी इस बात को समझ पाएंगे। मैंने इसमें 10 साल खपा दिया और मैं एक सौभाग्यशाली इंसान हूं, जिसको कुदरत के करीब रहने का मौका मिला और शायद कुदरत को जानने का और समझने का मौका मिला। और पूरा 10 सालों में जो मैंने समझा है वो मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता ना पड़े जिंदगी जीने द्वारा बनाए गए संसार में किसी भी जीव को जिंदगी जीने के लिए, बात को समझिए, जिंदगी जीने के लिए दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। भोजन, पानी और हवा ये मूल तत्व होते हैं जो इंसान को लिविंग मतलब जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं, जिंदगी जीने के लिए चाहिए होते हैं। और ये संसार में बिना आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अवेलेबल, ठीक है। आप ना तो गेहूं की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ना हवा की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ना पानी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इसी से आप टिके हैं। तो साथियों, सस्टेनेबिलिटी का सीधा अर्थ ये है कि आपको किसी भी संसार में वस्तुओं की आवश्यकता बाहर से ना पड़े। आप अपनी जिंदगी को ऐसा सरल और सहज बनाइए ताकि जो है ना, हम ज्यादा से ज्यादा 100% तो नहीं, हम 70%, 80%, 85% इतना तक तो पहुंचे। अगर इतना भी पहुंच गए तो समझ लो हम नेचर को बहुत करीब से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो साथियों, संसार में इंसान के अलावा किसी भी चीज का हॉस्पिटल नहीं है। आपने ऐसा कभी सुना है कि केंचुआ जी टीवी देखने जा रहा है आज, या नहीं जा रहा है तो क्या उसको जरूरत है? अगर उसको जरूरत नहीं है तो हमको क्यों जरूरत है? तो साथियों, ये जो सवाल है ना, आप अन्य जीवों को उठा के अगर देखेंगे तो आपको पन्ने खुलेंगे, गुत्थी सुलझेगी और हमें समझ में आएगा कि क्या नेचर है और क्या कुदरत है, और हमें कुदरत के साथ जुड़कर और कुदरत की चीजों का कैसे हमें इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। निश्चित ही है, आप इन सब चीजों के जब करीब जाएंगे, आपको शांति और सुकून और समृद्धि खोजने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप से आपके अंदर। आकाश जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जी, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे पास दोनों ही पैनलिस्ट के लिए कुछ सवाल हैं, हमें आपको वो सवाल भी देने हैं, आपसे जवाब भी लेना है और कार्यक्रम का समापन भी करना है। तो आप कृपया हमारे साथ बने रहिए। आकाश जी, थोड़े से क्वेश्चन हमारे पहले प्रतिभागी श्री सागर जी के लिए हैं। आकाश जी, आप बने रहिएगा क्योंकि उसके तुरंत बाद आपसे सवाल लेंगे। सागर जी, कृपया प्रकट होइए, आपके लिए कुछ सवाल हैं और हम चाहेंगे कि आपको हम आपके सवाल दें जिससे कि आप उनका जवाब देके लोगों को उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकें। सागर जी। जी रत्नमणि जी, मैं कॉल पे ही हूँ। ओके, कि आप घर यानी कि होम और एनवायरनमेंट को कैसे रिलेट करते हैं? क्या ये संभव है that anything that begins at home will last and be sustainable? Can you please answer this? How do you relate home and environment, and whether anything that begins at home can that sustain itself? या रत्नमणि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जिस भी श्रोता जन ने ये सवाल पूछा, काफी बढ़िया सवाल पूछा है। एंड इनफैक्ट आई वुड से, जैसे लोग बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, सेम वे जो नेचर है या तो नेचर का कंजर्वेशन जो है, दैट ऑल्सो बिगिंस फ्रॉम होम। सो हम जो भी चीजें घर पे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वेरी ब्रॉडली अगर मैं कहूँ तो घर में हम काफी सारी चीजें जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सभी चीजों को हम लोग एकदम बारीकाई से देखें या तो उसमें हम एकदम कॉन्शियस होकर देखें तो नेचर को बहुत हेल्प हो सकती है। मैं सिंपल चीज बोलूंगा, आज हम सभी लोग खुदकिस्मत हैं कि हमारे घर में बिजली है, राइट। वही बिजली का अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करें तो हम पर्यावरण को काफी मदद कर सकते हैं, बिकॉज पूरे पर्यावरण में करीबन 25% जितना जो डैमेज होता है वो बिजली के इस्तेमाल की वजह से होता है। तो जितना हम लोग कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। घर में आप किस तरह का खाना खाते हैं, उस खाने का आप किस तरह से डिस्पोजल करते हैं, राइट। कचरा हमारे घर में जनरेट होता है, वो कचरे को हम लोग किस तरह से डिस्कार्ड करते हैं, किस तरह से हम कचरे का निकाल करते हैं, वो काफी जरूरी होता है। किस तरह का हम घर बनाते हैं, घर में हम किस तरह के फर्नीचर या तो बाकी सुविधाएं करते हैं, ये सभी चीजें जो है वो कुदरत से काफी जुड़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 15-20 सालों में इस बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो उसके वजह से हमने काफी सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल की हैं कि जिससे डैमेज होता है। लेकिन
यही चीजें हम आने वाले समय में करेक्ट करके उसको नेचर से जोड़ सकते हैं। सो जितना हम ज्यादा घर पे शुरुआत करेंगे, घर से हम शुरुआत करेंगे, कम बिजली इस्तेमाल करेंगे, कम पानी इस्तेमाल करेंगे, अच्छा ऑर्गेनिक खाना लेंगे, कचरे का अच्छी तरह से निकाल करेंगे, इन सब चीजों से डेफिनेटली ये जो है वो पर्यावरण को मदद करेगा। और ये सस्टेनेबल है, उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं, यस बहुत कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं मेरा खुद का अगर एग्जांपल दूं, ये मैं जर्नी करीबन 2 साल पहले मैंने स्टार्ट की है, एंड जितना मैं इसमें आगे जाता हूँ, आई मीन मुझे और बहुत लंबा फासला तय करना है, लेकिन जितना मैं आगे जाता हूँ उतना मुझे ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगता है। इवन मेरे घर वाले भी उसमें स्लोली ग्रेजुअली जुड़ रहे हैं। सो यस, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या गांव में ग्रामीण स्वावलंबन के क्या तरीके हो सकते हैं, लाइक व्हाट कैन बी द मींस टू अचीव सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेंस इन विलेजेस। और गांव में अगर हम कम लागत पर कोई ऐसा काम करना चाहें जो स्वावलंबन के पैरामीटर्स में फिट हो सके, तो उसके लिए क्या आप कुछ सलाह दे सकते हैं? मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी ग्रामीण स्वावलंबन के बारे में अगर आपके पास कोई राय हो तो कृपया दें। जी, सो कुछ तकनीकी खराब है तो मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, सो आई कंटिन्यू ऑन द ऑडियो ओनली। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो हमारे ग्रामीण विस्तार जो है वो एक्चुअली सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है। सो जितना सस्टेनेबल ग्रामीण विभाग हैं उतना आज शहर भी नहीं है, क्योंकि गांव में जीवन जरूरियात के लिए जितनी भी बेसिक चीजें हैं, राइट, खेती हमारे गांवों में होती है, खाना हमें गांव से मिलता है। अच्छा, गांव के जो घर बनते हैं, भले कुछ लोग उसे बोले कि वो कच्चे घर हैं, बट मैं बोलूंगा कि वो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल घर हैं, क्योंकि हम गांव की मिट्टी से ब्रिक्स बनाते हैं, गांव के गोबर से, एटलीस्ट आई डोंट नो, लाइक मेरे गांव में काफी साल पहले हम लोग गोबर के उसका लीपन करते थे। आई डोंट नो हिंदी में एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं, लेकिन जो हमारी सरफेस थी, जो हमारी अर्थ थी, उसको गोबर से लीपन करते थे हम। उसी तरह से कचरे का भी जो निकाल होता है, गांव में हम लोग जो है पैकेज फूड बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जितना भी हमारा कचरा बनता है वो इकट्ठा एक जगह होता है, खड्डे में डालते हैं, उसका हम खाद बनाते हैं और उसी को खेत में इस्तेमाल करते हैं। सो एक्चुअली अगर देखे जाए तो गांव हमारे सबसे ज्यादा स्वावलंबी हैं और वो सस्टेनेबल हैं। जी, एक सवाल और है, हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड गेट एक्रेडिटेड बाय NABL फॉर ग्लोबल सेल। यानी कि इस तरह के किसी भी एंटरप्राइज से बने हुए वस्तुएं और पदार्थ और उत्पाद कैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लायक बनाए जा सकते हैं जिससे कि उनकी ग्लोबल सेल और एक्सेप्टेंस हो सके? क्या इसके लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया है? तो आप उस वेबसाइट पे जाने का रास्ता बता दें, या कोई संपर्क बता दें कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को NABL मुझे लगता है गलत हो सकता है, या कोई भी नेशनल एक्रेडिटेशन कैसे मिले, उसके बारे में अगर कोई क्विक लिंक हो तो आप दे सकते हैं। क्षमा चाहूंगा, लेकिन मुझे इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो मैं जवाब दे पाऊंगा। कोई बात नहीं। और एक अंतिम सवाल और है कि स्वरोजगार के अंतर्गत, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए हम स्वावलंबी कैसे बन सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि स्वरोजगार और स्वावलंबन के बीच में थोड़ा अंतर है। स्वरोजगार कैन बी एनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर है तो हो सकता है उसमें बाहर के रिसोर्सेज और इनपुट्स और टूल्स भी आए। तो क्या सच अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन बी सस्टेनेबल आल्सो? यस, वेरी मच। इनफैक्ट ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें अगर हम जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं हम लोग। अगर आप स्वरोजगार करते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, अगर आप फैशन डिजाइनर है जो एक स्वरोजगार होता है, ठीक है, आप उस चीज में एक्सपर्ट बनिए कि आप सिर्फ पुराने कपड़ों को नए कपड़े बनाएंगे। एंड आई डोंट नो अबाउट द अदर सिटी, बट बम्बई में मैं जहां रहता हूँ, एटलीस्ट 2-4 लोग मैं ऐसे जानता हूं कि जिनका फोकस जो फैशन डिजाइनिंग या तो टेलरिंग में है, और वो सिर्फ पुराने कपड़े लेके उसमें से नए बनाते हैं। आई थिंक उससे बढ़िया एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी कोई नहीं आ रहा है कि किसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्वावलंबन जोड़ सकें। उसी तरह से काफी लोग अभी गार्डनिंग में आगे काफी बढ़ रहे हैं, अपनी नर्सरीज बना रहे हैं, लोग घर से बेकिंग या कुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी हम सस्टेनेबल है, क्योंकि जो खाना या तो पदार्थ फैक्ट्रीज में बनते हैं वो ज्यादा नुकसान कारक हैं
उसके बजाय जो अगर हम घर पे बनाते हैं उसमें कम रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम होता है। सो स्वरोजगार और स्वावलंबन एक बहुत जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जितने लोग ज्यादा स्वरोजगार बनेंगे उतना स्वावलंबन बढ़ेगा। जी सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सभी सवालों का बहुत ही प्रैक्टिकल और जिसे कहना चाहिए कि एप्लीकेबल सॉल्यूशंस बताए हैं। एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड पैनलिस्ट एंड द टीम थैंक यू very wholeheartedly for your participation and guidance, and please be with us as we continue with this program for a little more while. आकाश जी, Yes. आपके जी आकाश जी, आपके लिए कुछ सवाल हैं, क्या आप उपलब्ध हैं? जी आकाश जी, हाँ, पहला सवाल बल्कि मैं ये कहूंगा कि अधिकतर सवाल फार्मिंग से संबंधित हैं, तो मुझे लगता है कई सारे एक तरीके के सवाल है जिनको मैं क्लब करके आपके सामने पेश करता हूं। पहला यह है कि मेरे पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन और संसाधन हैं, लेकिन कुदरती या ऑर्गेनिक खेती करने का मुझे आइडिया नहीं है। इसे हम कैसे कर सकते हैं, और क्या हम पहले दिन से ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम जैविक खेती कर सकते हैं, और कम से कम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कितनी जगह चाहिए? यानी कि अगर हमारे पास जगह नहीं है तो कितनी जगह चाहिए, अगर हमारे पास जगह है तो हम कितनी दिनों में ऑर्गेनिक खेती शुरू कर सकते हैं? मुझे लगता है इन तीनों सवालों का आप एक कंपोजिट जवाब दे सकते हैं। जी, कम शब्दों में अगर मैं इस बात को आपको कहूँ तो देखिए, जगह की जो बात है वो हमारी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करती है कि हमारी सामर्थ्य क्या है, हम कितना होल्ड कर सकते हैं, कितना हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो आप अगर मोटा मोटी बात कहें तो 1 एकड़ जमीन से आप अपने एक्सपेरिमेंट को शुरुआत कर सकते हैं। और जहां तक मेरा मानना है, अगर आप क्योंकि जब भी हम इस काम को करेंगे तो हमारा अंतिम ध्येय तो स्वावलंबन ही है, क्योंकि इस देश की अंतिम बॉडी कृषि है, इस देश का अंतिम जो बॉडी है वो किसान है। तो जब हमारी कृषि स्वावलंबी होगी तो निश्चित ही बाकी की सारी चीजें हैं वो स्वावलंबन पर टिकाएंगी। तो कृषि को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमारे लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम अपने आप से जितना कर सकते हैं उतने से शुरू करें। तो जहां तक ये बात है कि हम क्या पहले साल से ही सस्टेनेबल कहलाएंगे, तो ये 100% बोलना तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये बोला जा सकता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मर कहलाएंगे, आप प्राकृतिक फार्मर कहलाएंगे, आप जैविक फार्मर कहलाएंगे। तो फिर धीरे धीरे करके हम अपने इनपुट से, क्योंकि रिसाइकलिंग और इनपुट जीरो करना ही सस्टेनेबिलिटी है। तो बेसिकली हमारा जो फार्म का रिसाइकलिंग है, अगर उस मेथड पे हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग बेशक अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, और पहले साल से ही हम लोग जैविक फार्मर बनके और उत्पादन को अच्छा कर सकते हैं। जी, एक सवाल और है कि क्या हम राजस्थान जैसे राज्य में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं? तो मुझे लगता है आप ये भी बताएं कि राजस्थान ही क्यों, क्या सभी तरह के राज्यों में ऐसा हो सकता है? और विशेष तौर पर राजस्थान, मुझे लगता है शायद इसलिए पूछा होगा क्योंकि वो एक सूखा या ड्राई प्रदेश है। इस पे कृपया अपने विचार रखें। जी, देखिए 100% कर सकते हैं। कुदरत का जो खेल है वो केवल किसी एक व्यक्तिगत राज्य के लिए नहीं होता, ये समष्टि के प्रत्येक जो टुकड़ा है मिट्टी का उस सभी के लिए होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुदरत कहीं पर ज्यादा देती है, कहीं पर थोड़ा कम देती है। जहां पर लेकिन कम देती है वहां पर कम संसाधनों में को हम उगा सकते हैं, चीजों को उगा सकते हैं, और जहां पर ज्यादा देती है वहां पर ज्यादा वाली चीजों को उगा सकते हैं। तो कुल मिला के जवाब यह है कि हम वहां पर भी कर सकते हैं और कम वक्त में कर सकते हैं। हमें वहां पर कुछ ऐसी फसलों का चयन करना पड़ेगा जो कि कम पानी की रिक्वायरमेंट में या तेज धूप या जहां वहां का जो तापमान है उस तापमान में वो सस्टेन हो सके, तो किया जा सकता है। जी जी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कंपोस्ट बनता है, क्या उसका घरों के बगीचों में इस्तेमाल हो सकता है और कैसे? ये प्रश्न एक प्रतिभागी का है। जी, देखिए, अगर घरों में इस्तेमाल किया जाने वाली जहां तक बात है, तो अगर वो मटेरियल जो उसका इनपुट्स है, अगर इनपुट्स हमने बायोडिस्पोजेबल मटेरियल को लिया हुआ है तो बेशक उसका इस्तेमाल हम लोग घरों में कर सकते हैं, और मिट्टी के साथ उसको मिक्सचर करके हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमने काफी लोगों को देखा है जो जैविक खादों का इस्तेमाल करते हैं,
वो ऊपर से मिट्टी में बिखेर देते हैं। और जब हम ऊपर से मिट्टी में बिखेरते हैं तो बेसिकली जैविक खाद में होता क्या है, जैविक खाद में जीवाणु होते हैं, और जब हम मिट्टी में ऊपर ऐसा बिखेर देते हैं तो वो ऊपर के जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, तेज धूप, हवा या बाकी चीजें, तो उनसे जीवाणुओं का जीना संभव नहीं होता, मर जाते हैं जीवाणु। तो बेशक हमें उनको रहने के लिए जो उनका घर है वो मिट्टी है, तो बेशक हमें जब हम मिट्टी में या उसको डालें, गमले में डालें, या जो भी हमारे पास गार्डनिंग का जो भी स्पेस है उसमें डालें, और उसको तुरंत हम जो है ना मिट्टी में मिक्स कर दें, और फिर उससे हम लोग अच्छा परिणाम ले सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल आपने सलाह दी आकाश जी। 5 लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड या 5 स्तरीय खेती को लेके 3 सवाल हैं, मैं तीनों को क्लब करके आपके सामने रख रहा हूँ। पहला सवाल है कि बरसात के दिनों में आवर फील्ड गेट्स वाटर लॉक्ड, हमारे खेत में पानी भर जाता है, तो मल्टी लेयर्ड फार्मिंग में एक ये समस्या होती है, इससे हम छुटकारा कैसे पाएं, पहला। दूसरा ये कि 5 स्तरीय मॉडल में क्या हम देसी मुर्गी पालन का काम भी कर सकते हैं, और तीसरा ये कि हम मल्टी लेयर फार्मिंग से छोटे किसान किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, क्या इसकी कॉस्ट या इसका ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा तो नहीं है। तो पहला तो ये कि पानी भर जाता है, दूसरा ये कि क्या मुर्गी पालन हो सकता है, और तीसरा ये कि क्या ये छोटे लेवल पर भी प्रैक्टिकल है या नहीं। जी देखिए, पहले जो सवाल का जवाब है साथियों, जब हमने इस काम की शुरुआत की थी, निश्चित ही जब हम किसी काम की डेप्थ शुरुआत करते हैं तो तुरंत तो उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो पहले तो हमने लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट तैयार किया, फिर जब इस तरह की जो समस्याएं आने लगी उन पर काम करना चालू किया, और आज हम इस बात का आपको जवाब दे सकते हैं कि बेशक अगर पानी आपके खेत में ज्यादा है तब भी आप लेयर फार्मिंग कर सकते हैं, और उसके लिए हमें खेत के चारों तरफ ट्रेंच का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और पोल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पोल आपके खेत के ढाल के डायरेक्शन में बनेगा और ट्रेंच आपके खेत के चारों तरफ बनेगी। जब आप ट्रेंच 2 बाई 2 फीट की गहरी नाली बनाओगे खेत के चारों तरफ, तो जो आपके खेत में अंदर जो पानी का स्टॉक है वो ड्रेनेज होगा, और ड्रेनेज होने की वजह से जो है ना आप खेत में मल्टी लेयर ही नहीं बाकी की सभी तरह की फसलें, ग्रीन पल्सेस और अनाज और फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। सेकंड जो बात है इसमें कि आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, तो बेशक कर सकते हैं। तीसरी जो बात है कि जो मार्जिनल फार्मर हैं या छोटे की कम लागत में क्या ये हो सकता है, तो मैं इस बात को ऐसे कहना चाहता हूँ कि ये उन्हीं के लिए ही बना हुआ है एक्चुअली, है ना, जो बहुत ज्यादा लागत बेयर नहीं कर सकते हैं, या जो फार्मर जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन बनी हुई है, क्योंकि आने वाले पूरे विश्व की ये प्रॉब्लम है कि जगह का टुकड़ा जो है ना धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा। तो हम कैसे उत्पादन को बढ़ाएंगे, तो एक तो लेयर फार्मिंग ही हमें एक विकल्प मात्र दिखता है जो कि सस्टेनेबल है, क्योंकि हम इसमें जो भी इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं वो कोई फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, वो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती है। अब बात इतनी है कि वो आज हमारे पास हैं या पड़ोसी के पास हैं, तो हम लोग पहले एक सीढ़ी तो चढ़े, क्योंकि हमें तो 100 सीढ़ियां चढ़नी है। तो बेशक जो है ना ये मार्जिनल फार्मर के लिए एकदम फिट है, और ये कम लागत में होने वाला काम है। अगर किसान इसको अपनाए या 2 साल आगे की योजना बना ले, तो उसको कोई भी वस्तु बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। वो 2 साल पहले अगर प्लानिंग कर ले और अपने खेत में जो भी उसके लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो अपने खेत की मेड़ों पर या खाली जगह में उगा ले, तो वो ये मॉडल बना के और अपना एक अच्छा आमदनी का जरिया खड़ा कर सकता है। एक प्रश्न है कि मैं पहली बार मल्टी लेयर फार्मिंग शुरू कर रहा हूं, तो मुझे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें से काफी चीजें आपने बता दी हैं, लेकिन अगर कोई विशेष सावधानी के बारे में आप ध्यान आकर्षित करना चाहें तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी 3-4 सवाल और हैं, तो आप चाहें जल्दी से बता दें। मैं देखिए शॉर्ट में बताता हूँ। सावधानी तो ये है, सीधा सा समझ लीजिए, जब आप घर बनाए तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नींव भरते हैं ना, और नींव जो है ना मजबूती के साथ भरते हैं। तो सेम मल्टी लेयर फार्मिंग में यही हमें करना है कि जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना पौधों के लिए एक अनुकूल वातावरण देने के लिए हम बनाते हैं, बराबर ना। तो वो मजबूती से बनना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर स्टे होना चाहिए, प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए, बैम्बू की पेंटिंग होना चाहिए बैम्बू पर, या फिर जो है ना अब जो नाली की बात कही है वो होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो मौसम के बदलाव के लिए भी कारगर होंगी, और जो कहीं ना कहीं हम जहां पर फेल होने की कगार पर आ जाते हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगी। तो आप मजबूती के साथ स्ट्रक्चर को खड़ा करें और स्टैकिंग बढ़िया रखें, स्टे बढ़िया से लगा के रखें, और खेत के चारों तरफ नाली बना के रखें, ट्रेंच बना के रखें। ये आपको विशेष तौर पर सावधानियां रखनी है, और कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है कि मल्टी लेयर में समय और कॉम्बिनेशन, ये 2 बातें विशेष तौर पर इसके साथ में ही होती हैं। कि अगर आपके पास फरवरी का वक्त है तो 4 लेयर
सकते हैं, अप्रैल और मई का वक्त है तो 3 लेयर में कर सकते हैं, जून जुलाई का वक्त है तो 2 लेयर में कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि 2 लेयर 4 लेयर करना है और जुलाई से शुरू कर रहे हैं, तो वो बात का ख्याल रखना। ओके। और इस एक अंतिम सवाल ये 5 लेयर से संबंधित है कि क्या वो मोरिंगा मोरिंगा मुझे लगता है शायद सहजन को कहा जा रहा होगा, कि क्या वो फर्स्ट लेवल जी पे मोरिंगा प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टी लेवल फार्मिंग में? जी हाँ, कर सकते हैं। ठीक ठीक है। और अब गाय और भैंस से संबंधित 3 सवाल हैं, मैं जल्दी से आपके सामने रख रहा हूं। पहला ये कि हमारे ये सवाल इन्होंने भेजा है कि हमारे यहाँ भैंसों का पालन होता है, तो क्या उनके गोबर का इस्तेमाल भी हम खाद में कर सकते हैं? और भैंस खाद बनाने में भैंस के गोबर का इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं? और दूसरा कि सस्टेनेबल फार्मिंग में क्या गाय का, या एक साहब ने लिखा है कि गौ माता की हेल्प कैसे की जा सकती है, और काउ मैनेजमेंट के बारे में कुछ टिप्स। तो मुझे लगता है इन तीनों सवालों का जवाब भी एक बार में आप दे सकते हैं आकाश जी। जी जी, देखिए पहली बात तो आपकी ये है कि भैंस का जो गोबर है उससे क्या जैविक खाद बनाए जा सकते हैं, तो आंसर है कि हाँ, बनाए जा सकते हैं। इवन जो है ना, बकरी का हो या फिर किसी भी जानवर का हो, सभी तरह के जानवरों के मल का जो है कंपोस्ट हम लोग बना सकते हैं, राइट। ओके। इवन इंसान के मल का भी हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। तो जो बायोडिस्पोजेबल मटेरियल होता है उन सभी का जैविक खाद बनाया जा सकता है और उसे खेती में उपयोग किया जा सकता है। परंतु जहां पर पोटेंशियल की बात होती है, जहां पर स्पेशलाइजेशन की बात होती है, वो एक एनर्जी की जरूरत है, बैक्टीरिया और जीवाश्म की जरूरत है, तो वो स्पेशली गाय के गोबर में ही उपस्थित है। क्योंकि संसार में जो है ना, ईश्वर ने कुछ गाय को स्पेशलिटी दे रखी है, जैसे हर संसार के हर जीव को स्पेशलिटी दे रखी है। तो उस जब स्पेशलिटी की बात करते हैं तो फिर देसी गाय का ही हमारा जो पुरातन विज्ञान है या फिर हमारी कृषि परंपरा है, उसमें देसी गाय का ही महत्व है और उसी से ही हमें खाद बनाना चाहिए। परंतु अगर आपके पास भैंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भैंस को भगा दें और फिर हम जो है एकदम से आ जाएं। तो सस्टेनेबिलिटी जो है ना, हमें वक्त लग सकता है इस पे आने में, परंतु हम धीरे धीरे उस पे बदलाव लाना शुरू करें, ठीक है। और जो लास्ट की जो बात है आपकी कि काउ गाय का जो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है, हाँ, तो इसके लिए देखिए सबसे पहला तो होता है डाइटिंग। अगर आप डाइट मैनेज करते हैं तो निश्चित ही है, गाय से हम जो है ना बहुत अच्छा मतलब एक आय का वो भी बना सकते हैं, एक जरिया बना सकते हैं। और जो गाय हमारी कहीं ना कहीं रोडों पर, सड़कों पर बेसहारा रूप में घूमती है, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से उसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर के रूप में खड़ा कर सकते हैं। तो बेशक जो है ना, इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप गाय पालें तो गाय को खाने के लिए जो भी आप भूसा चारा या जो भी व्यवस्था करते हैं, हमने हिंदुस्तान की कई गौशालाओं का विजिट किया है, देखा है, तो लोग क्या करते हैं, जमीन से उसको टिल उठा देते हैं। मतलब जो खाना डालने का जो स्पेस होता है उसको जमीन से 1-2 फीट तक हाइट उठा देते हैं। जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको किसी चीज को समझना है तो कुदरत को झांक कर देखिए आप, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर गाय को आप बहुत अच्छे से झांक के देखेंगे तो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि गाय को खाना खिलाने का सरफेस हमें 2 फीट उठाना चाहिए, आधा फीट उठाना चाहिए या 1 फीट उठाना चाहिए। हमने तो आज तक किसी गाय को गर्दन को उठा के खाना खाते हुए नहीं देखा। हमेशा वो जमीन से खाना जो है उठाती है, और भगवान ने उसकी गर्दन ही इतनी लंबी बनाई है कि वो जमीन से उठा के खा सके। तो बेशक हमें जो है ना, सबसे पहले जब हम गौशाला का निर्माण करें तो जमीन का जो सरफेस है वो काफी हाइट तक ना उठाएं, जमीन के सरफेस पर रहने दें। आप कुछ ऐसा बैरियर बना दीजिए ताकि आपका जो डाला हुआ मटेरियल है वो बाहर ना आ पाए, वो उसके अंदर रहे, ताकि गाय आसानी से गर्दन नीचे करके खा सके। क्योंकि अगर वो ऊपर करके खाएगी तो स्ट्रेस आएगा तो वो मिल्क कम देगी, बीमार ज्यादा पड़ेगी। तो ये बात का ख्याल रखें। दूसरी बात ये है कि गाय हमेशा जो है ना बहुत सेंसिटिव होती है। संसार में गाय से मतलब गाय जैसा सेंसिटिव शायद और कोई जीव हो, तो गाय बहुत सेंसिटिव जीव है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग जो है ना सीमेंट का कंक्रीट कर देते हैं। बेसिक कंक्रीट इसलिए करते हैं कि हमें ज्यादा कसरत ना करना पड़े, गोबर को हम सीधा धो दें, गौमूत्र को सीधा धो दें और फिर फर्श पूरा एकदम साफ हो जाए। लेकिन गाय उसमें मतलब जो है खुश। हमें क्या करना चाहिए कि जहां पर हम गाय को बांधते हैं, गाय लगभग 7 फीट के आसपास का स्पेस घेरती है। आगे का जो 4 फीट का स्पेस रखें, उसमें रेती और जो भी मटेरियल है, अगर आपके पास हक्स वगैरह हो कुछ, तो रेती और हक्स उसको मिला के आगे का जो 4 फीट का स्पेस है उससे बना दीजिए। और बाकी का जो पीछे का 3 फीट का स्पेस है उसे आप कंक्रीट कर सकते हैं, ताकि
आपका गोबर और हम लोग कर सकें। तो ये बात का ख्याल, शेड जब आप बनाएं तो शेड की हाइट काफी हाइट तक लें ताकि गर्मी ना लगे। जो शेड की जो डायरेक्शन रखें वो पूरा पश्चिम की तरफ रखें। गाय का जब बांधने का हो तो पूरब की तरफ डायरेक्शन उसका सिर हो, ये बात का मोटा मोटी ख्याल रखें। और डाइट में जो है ना, आपको सभी तरह की डाइट उसको देना चाहिए। सतावर, अश्वगंधा, मूसली, सफेद सहजना और तुलसी की जो पत्तियां हैं इनका चूरा जो है नियमित रूप से, चूना नियमित रूप से, और दलिया, 5 अनाजों का दलिया नियमित रूप से, और जो आपका एजोला ग्रास होती है, जो प्रोटीन काफी रिच ग्रास होती है वो, और ग्रीन ग्रास, ये सारी चीजें जो है ना आप एक संतुलित मात्रा में गाय को देंगे तो गाय की हेल्थ जो है ना बढ़िया रहेगी, गाय कभी बीमार नहीं पड़ेगी, और उसका जो मिल्क होगा वो काफी ज्यादा पोटेंशियल होगा, जिससे हमारी सेहत बहुत अच्छी होगी। जी आकाश जी, एक और सवाल है जो कि मुझे लगता है आपके लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन जिन्होंने पूछा है शायद उन्हें इसमें थोड़ी सी परेशानी है कि उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ ये एक शब्द यूज किया है, खेचुआ। हमारे यहाँ खेचुआ खाद नहीं होती है, और इस पे उन्होंने कहा है हर साल खेचुआ खाद डालनी पड़ेगी क्या? हमारे यहाँ खेचुआ खाद मिलती नहीं है, क्या करें? ये मुझे लगता है कुछ एक देखिए विशेष प्रकार केचुआ का एक्चुअली, जी देखिए केचुआ संसार का पार्ट है, ठीक है, संसार के जो जीव हैं उन जीवों में से एक है, और केचुआ किसी एक कोई विशेष स्थान पे पाया जाने वाला जीव नहीं है। केचुए का जो घर है वो मिट्टी है, और मिट्टी जहां पर है वहां पर केचुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर भी आप हैं, हिंदुस्तान या पूरे दुनिया के जी किसी भी जी कोने जी, में हैं, वहां राइट, पर मिट्टी, जहां पर मिट्टी है वहां पर केचुआ है। अब बात इतनी सी है कि वहां पर वो केचुए को जो माहौल चाहिए या जो चीजें चाहिए वो वहां पर है या नहीं है, या उसको नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीजें हैं मिट्टी में जो उसको रहने नहीं दे रही हैं। तो बेशक जो है ना, केंचुआ अगर आपके पास नहीं है या मिलता नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो नेचर ने, जो कुदरत ने जो चीजें हमें दी हैं, अगर हम उसको डिस्पोज करते हैं, मतलब कंपोस्ट करते हैं, और उस कंपोस्ट का खेतों में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब यह है कि, और दूसरी तरफ हम कोई भी किसी भी तरह का कोई रसायन का उपयोग ना करें, तो मिट्टी का कार्बन वैल्यू बढ़ेगा। निश्चित ही केंचुआ अपने आप आपकी मिट्टी में आ जाएगा, आपको ना ही कहीं से लाने की जरूरत है, ना वर्मी कंपोस्ट राइट, बनाने की जरूरत है, ना वर्मी कंपोस्ट डालने की जरूरत है। राइट, राइट, राइट। और एक सवाल ये है कि क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि स्वावलंबी कृषि के लिए लेबर पे डिपेंडेंट होके किया जा सकता है? मुझे लगता है इनका अर्थ ये होगा कि क्या खेतीहर मजदूरों के ऊपर निर्भर रह के भी हम स्वावलंबी खेती कर सकते हैं? देखिए स्वावलंबी खेती का किसी व्यक्ति से कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। स्वावलंबन का मतलब है इनपुट्स डालना, ठीक है। जो भी चीजें हम खरीद कर डालते हैं वो हमारा मतलब अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है। लेकिन अगर हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, आपकी वो फार्मिंग सस्टेनेबल ही होगी। और आप लोगों का उपयोग करके सस्टेनेबल फार्मिंग बहुत सहजता से कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपका स्किल्ड है, वो तो आपका कहना चाहिए एक पोटेंशियल है। वो जितना आप खेती में लगाएंगे उतना रचनात्मक ये कार्य खड़ा होगा। जी, एक सवाल ये है कि हमारे इंडियन सेल्स फोर्स यानी कि हमारे जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबली कम से कम लागत में कैसे मार्केटिंग उनकी कर सकते हैं, दैट विद मिनिमम चार्जेस एंड टैक्सेशन। यानी कि इस तरह से बनाए गए पदार्थों का ग्लोबल लेवल पे अगर मार्केटिंग की जाए तो ऐसा क्या कम से कम लागत और टैक्स पे करना संभव है? जी देखिए संभव है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो संभव ना हो। हमें उस काम के लिए लगना पड़ेगा और उन संसाधनों को जुटाना पड़ेगा जिन संसाधनों से ये चीजें होगी। नंबर 1 पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज को ग्लोबल स्थान देना क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर हमारे काम में दम है तो आपको ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, एक वक्त आएगा वो ऑटोमेटिकली ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। सो हमें काम को नक्की करना है, काम को पूरी प्रामाणिकता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हमको वो करना है, ठीक है। अगर वो हम करते हैं, अपने उत्पाद में क्वालिटी रखते हैं, अपने काम में क्वालिटी रखते हैं, तो चीजें अपने आप विस्तार लेती हैं। नंबर 2 हमें इनको विस्तार देने के लिए जो सहारा चाहिए है
वो आज का हम जो तंत्र है, टेक्नोलॉजी का जो तंत्र है, उसका कहीं ना कहीं हम उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके, या फिर जो लोग इस क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उनका हम सहारा लेके हम अपने ग्रामीण स्तर के उत्पाद को एक ग्लोबल छाप दे सकते हैं। ओके, एक सवाल है कि 20 डेसिमल लैंड में क्या खेती करें? 20 डेसिमल लैंड में हम क्या खेती कर सकते हैं? मुझे लगता है देखिए, आप अगर हाँ हमसे जी जी, अगर आप हमसे 20 डिसमिल की बात करेंगे तो मैं आपको सीधा बोलूंगा कि आप लेयर फार्मिंग ही करिए, क्योंकि जो है लेयर फार्मिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 5 डिसमिल में भी किया जा सकता है, ठीक है। सो आप 20 डिसमिल में अगर इस काम को करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन वाली जो आमदनी है वो आप मंथली इसमें से ले सकते हैं। आप 4 और 5 लेयर की इसमें आप खेती करिए। अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, और अगर आप अर्बन एरिया में नहीं हैं तो फिर आप जो है ना इसमें मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, और मल्टी क्रॉपिंग में भी आप वो चीजें उगाइए जो बार बार आपको मंडी ना जाना पड़े, या फिर बार बार आपको किसी ग्राहक को ना देना पड़े। जैसे कि जो जल्दी उगने वाली और जल्दी खत्म होने वाली चीजें होती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली आप इसमें क्रॉप उगा सकते हैं। और अर्बन एरिया में है तो बेशक जो है ना आप लेयर फार्मिंग करके वेजिटेबल उगाइए, और जो जैविक खाने वाले लोग हैं उन तक ये सारी चीजें पहुंचाइए। जी। और कुछ लोगों ने आपसे डायरेक्टली ये जानना चाहा है कि आपके द्वारा ट्रेनिंग कब और कहाँ स्टार्ट होगी, और वे आपके प्रैक्टिकल वर्कशॉप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, पहला ये। और दूसरा ये कि एक प्रतिभागी ने आपसे कहा है कि आकाश जी आप तमिलनाडु कब आ रहे हैं? तो और तीसरा सवाल ये है कि कुछ लोगों ने कहा है कि क्या वे आपसे अगर कुछ इनपुट लेना चाहें, जैसे एक साहब ने कहा है कि क्या सब्जियों के देसी सीड्स आपके पास हैं, और अगर हैं तो वो आप उन्हें कैसे उपलब्ध करा सकते हैं कि नहीं? और उसके बाद कुछ लोगों ने कहा है कि वे आप जैसे स्वावलंबी कैसे बन सकते हैं? आकाश जी, ये सब सवाल बिल्कुल आपकी तरफ डायरेक्टेड है, तो इसका जवाब आप दीजिए। जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जो आपने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो वर्कशॉप है वो हम लोग 20 जुलाई से शुरू करने जा रहे हैं। 20 और जुलाई से सागर में जी। देखिए, हाँ 20 जुलाई से वर्कशॉप का जो शेड्यूल होता है मैं बता देता हूँ। एक 5 से 9 तारीख का वर्कशॉप जो है ना सागर हमारे फार्म पे होता है। 5 दिन का प्रैक्टिकली वर्कशॉप होता है ये। जो नए फार्मर हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, और जो 5 दिन का वक्त निकाल सकते हैं। दूसरा एक वर्कशॉप होता है 7 डेज का, वो 20 से 26 तारीख को हर महीने को होता है। और एक वर्कशॉप होता है 27 और 28 तारीख को, वो भी हर महीने 2 दिन का वर्कशॉप होता है। तो ये 3 वर्कशॉप की डेट्स हमारे महीने में सागर में होती हैं। किन्हीं कारण बस जैसे कि अभी ये कोरोना का दौर आया तो मजबूरन ये वर्कशॉप होल्ड करना पड़ा, बट अभी 20 जुलाई से ये फिर कंटिन्यू हो रहा है। बाकी का जो वक्त होता है हमारा, वो भी हमारा वर्कशॉप में जाता है, पर वो भारत में कहीं पर भी वर्कशॉप होते हैं उस डेट्स में। तो उसके लिए आपको या तो हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ के रहना पड़ेगा, उसमें आपको पता चल सकता है कि कौन से राज्य में किस डेट को कब वर्कशॉप है। तो आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो वहां पर आपको अपडेट्स मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि जो बीजों की बात है, तो बीजों के लिए तो देखो, मेरा मकसद है कि देसी बीजों का विस्तार हो ताकि फार्मर खुद बीज बनाए और वो सस्टेन हो। तो बेसिकली हमें एक एक चीज को पकड़ के पहले सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हमारा पूरा एग्रीकल्चर का होल वेंचर सस्टेनेबिलिटी पे आ पाएगा। तो उसमें बीज एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के बीज खरीदते हैं, हम हजारों करोड़ों रुपए के। एक छोटी छोटी दुकान जो पान के टपरे के माफिक होती है, वो 3-4 करोड़ के बीज बेच देता है एक सीजन में। सोचिए कितना बड़ा एक स्कैम है, कहना चाहिए। तो देसी बीजों को बढ़ाना हमारा दायित्व है, और इसके लिए हमने देसी बीजों का बीज बैंक बनाया है, और बीज बैंक हमारी अलग टीम संभालती है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिखेंगे तो हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, और जो जो भी हमारे पास देसी बीजों का कलेक्शन है वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, और वो बीज आप हमसे बाय कुरियर भी मंगा सकते हैं। और जो तीसरी बात है कि स्वावलंबी हम हमारे जैसे कैसे बने, तो देखो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एक दिन का खेल नहीं है। अगर आज हम अपनी भी बात करें तो हम भी 100% स्वावलंबी नहीं है, हम 90% स्वावलंबी आ पाए हैं।
हम बाहर से कोई भी खाद, बीज, दवाई ये सब नहीं लाते, बाकी के संसाधन भी नहीं लाते, लेकिन फिर भी 10% अभी भी हमें स्वावलंबन पर वर्किंग करना है। तो बेशक जो है हम लोग इसको करेंगे, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको लगना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो होती है कि दिमाग में आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। जिस दिन आपने ठान लिया तो समझ लो काम तो आपका हो गया है, कुछ रास्ता है जो आपको तय करना है। तो उसके लिए निश्चित ही आप जब कभी मौका मिलेगा हम और आपका आपस में बातचीत करने का, तो मैं A to Z आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है ना इस ट्रैक पर जो है ना बहुत कम समय में और एक अपनी सस्टेनेबिलिटी और एक वायबिलिटी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए हम लोग जरूर निश्चित ही है, भारत में कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से धरती माँ के लिए जहर मुक्त बनाने के लिए सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आप थॉट्स रख रहे हैं, तो निश्चित ही आप इस यज्ञ का, इस मिशन का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। और हम लोग जहां पर भी प्रैक्टिकल सेशन में मिलेंगे तो इसकी पूरी A to Z प्लम्बिंग से लेकर और दीवार खड़ी करने से लेकर और छत बनाने से लेकर सारी जानकारी हम आपको देंगे। और वो वक्त जरूर आएगा जब हम अपने आप को कह सकेंगे कि आज हम स्वावलंबी हो चुके। आकाश जी, बस 3 छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल अभी थोड़ी देर पहले ही आया है कि 1 एकड़ जमीन में कितने लीटर का रेन हार्वेस्टिंग करना चाहिए और उसके लिए टैंक कितने लीटर का होना चाहिए? देखिए, आपको 10 बाई 10 का पोल बनाना है, 2 बाई 2 फीट की, मतलब 2 फीट गहरी और 2 फीट चौड़ी खेत के चारों तरफ नाली बनानी है, और 10 फीट गहरा एक गड्ढा पोल बनाना है खेत के लास्ट कॉर्नर पे। तो ये 2 उपाय तो आपको खेत के मतलब साइड में करने हैं, और इससे आप लगभग 20 लाख लीटर पानी जो है रिचार्ज कर सकते हैं, धरती के अंदर आप डाल सकते हैं। तीसरी एक और विधि है जिससे भी आप 10 लाख लीटर पानी को रिचार्ज कर सकते हैं, वो हम खेत के अंदर ही करते हैं फसल को लगाने के साथ साथ। जहां पर हमारे बेड पर फसल लगी होती है और जहां पर हमारे चलने का रास्ता होता है, उस स्पेस का हम 100% इस्तेमाल करते हुए वहां पर हम कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं। शायद मुझे एक्सप्लेन करने में अभी कठिन हो रहा है क्योंकि मैं प्रैक्टिकली वो दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो वो उपाय करके भी आप 10 लाख लीटर खेत के अंदर ही पानी फसल को उगाते ने के साथ साथ कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम 30 लाख लीटर तक पानी की रिचार्जिंग व्यवस्था अपने खेत पर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एक प्रतिभागी जानना चाहते हैं कि लैंड के लिए खरीदने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, तो क्या लैंड को खरीदने या लीज पे लेने के लिए कोई और रास्ता भी है? मुझे लगता है ये सवाल जी जी थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल व्यक्ति की तरफ से आया होगा, तो आप बता सकते हैं। जी निश्चित। जिस दौर में उन्होंने सवाल ये किया है, मैं उस दौर में कहीं ना कहीं था और उस बिल्कुल दौर बिल्कुल। से मैं आगे निकला हूं, तो मैं इस बात का अच्छे से जवाब दे सकता हूं शायद। लेकिन ये जवाब मेरे पास उस वक्त नहीं था, लेकिन आज आपने सवाल किया है, मेरे अनुभव के आधार पर आपको ये जवाब मैं आपको दे सकता हूं। भारत में कई स्कीम है जिनका हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे जो लोग हैं उनको पता नहीं होते हैं। एक स्कीम है लैंड परचेजिंग करके, ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा को और स्टेट बैंक को RBI के गाइडलाइन के अंतर्गत रखी गई है। उसमें आप 12 लाख रुपए तक का लोन उठा सकते हैं लैंड परचेजिंग के नाम पर, ठीक है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास कोई रुपए ना हो तब भी जो है ना आप किसी को भी गारंटर बना के जो है लैंड परचेजिंग स्कीम का फायदा ले सकते हैं और अपने उस पर जमीन कर सकते हैं। मैं जो भी नए भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब भी वो काम शुरू करें, अगर जो है वो काम करना चाहते हैं खेती में, तो वो अपनी स्वयं की जमीन लेकर ही करें। चाहे तो मतलब कैस रास्ते कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि वो लैंड परचेजिंग की स्कीम का भी एक रास्ता हो सकता है। उसमें बहुत कम ब्याज दर पर आपको जो है ना ये स्कीम आपको मिलती है और इसमें हम लोग 12 लाख रुपए तक ले सकते हैं। तो बेशक हम जो है ना एक 2 एकड़ की आसपास खेती करने वाली जमीन, बहुत अच्छी जमीन जिसमें पानी और बाकी संसाधन हो, ले सकते हैं। और 2 एकड़ से हमारी बहुत अच्छी आजीविका चल सकती है। 50 से 60 हजार रुपए तक का मंथली हम जो है आराम से इनकम का जरिया उससे बना सकते हैं 2 एकड़ जमीन से। तो फिर धीरे धीरे करके हम जब रेवेन्यू जनरेट करते जाएं, अपना पोटेंशियल बनाते जाएं, तो हम फिर निश्चित ही विस्तार कर पाएंगे। तो एक सीढ़ी आप इस तरीके से चढ़ सकते हैं। तो आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही पैनलिस्ट ने हमें स्वावलंबन और जैविक खेती और खेती से जुड़े हुए तमाम सारे सवालों का जवाब दिया और प्रकृति से जुड़े रहने की सलाह दी है, और ये भी बताया है कि प्रकृति के जो 5 एलिमेंट्स हैं और
स्वावलंबन के लिए जो 5 मंत्र हैं वो आपने और सागर जी ने हमें बताए, और मुझे लगता है कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को आप दोनों ही एक्सपर्ट से बात करके और उनकी राय सुन के वो बातें पता चली होंगी जिन सवालों का जवाब वो काफी समय से जानना चाह रहे थे। आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस वेबिनार की श्रृंखला में आपसे फिर मुलाकात होगी, और हमारे कोई भी प्रतिभागी अगर आपसे कोई सवाल करना चाहें तो हम निश्चित तौर पे उन्हें इकट्ठा रखेंगे, और इस वेबिनार के अलावा भी अगर वो लोग आपसे सवाल पूछना चाहें तो मुझे उम्मीद है आप उनको निराश नहीं करेंगे। कीर्ति जी, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आएं और प्रोग्राम को समाप्त होने से पहले अपने विचार रखें। धन्यवाद रतन मनीलाल जी। मैं आज के वेबिनार श्री एक्सपर्ट श्री आकाश चौरसिया जी और सागर वीरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। स्वावलंबन के विषय को उन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया है। जो लोग ओगी टीम के साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं वो वेबिनार के अंत में फीडबैक फॉर्म भरकर हमें भेज सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं info.ogi@gmail.com पर, या हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस वेबिनार के सभी वॉलंटियर्स को बहुत आभार। अपर्णा जी, पूर्वी शाह जी, नीलम जी, आकाश जी, आलोक जी, गरिमा जी और अनूप जी का भी बहुत बहुत आभार। और इस वेबिनार में शामिल आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये जानकर बेहद खुशी होती है कि इतने सारे लोग स्वावलंबन को लेकर, पर्यावरण को लेकर इतने संवेदनशील हैं। मैं आशा करती हूँ कि अगले हफ्ते भी आप लोग हमारी वेबिनार श्रृंखला के दूसरे विषय जो कि कचरा प्रबंधन है उसमें जुड़ेंगे। और स्वावलंबन का ताना बाना, हम लोगों ने ये 9 विषय लिए हैं क्योंकि ये सारे विषय आपस में एक ताने बाने की तरह जुड़े हुए हैं। एक चीज को हम जब सीखते हैं तो हमें उसके आगे की कड़ी को, आगे के विषय को भी समझना है। तो मैं आशा करती हूँ कि अगले वेबिनार में भी आप सभी लोगों से भेंट होगी। अगला हमारा जो वेबिनार है वो 17 जुलाई शनिवार को शाम 5 बजे होगा, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिंक हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आज के स्पीकर्स हैं, तो सागर वीरा जी के लिए धन्यवाद पत्र है और आकाश जी के लिए धन्यवाद पत्र है। और इस वेबिनार के संचालक श्री रतन मनीलाल जी, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आशीष जी, कीर्ति जी और गरिमा, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस वेबिनार के पहले चैप्टर को इतने सक्सेसफुली और इतने ग्रेसफुली और इतने प्रोफेशनली डिजाइन करने के लिए आप सब धन्यवाद और अभिनंदन के पात्र हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे वेबिनार के बाद आप लोग एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे कि स्वावलंबन की दिशा में हम वास्तव में कुछ सॉलिड काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।